तो एक तरफ मेरे बच्चों का, मेरे स्कूल के बच्चों का, और दूसरी तरफ मैथ समाधान यूट्यूब चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरे स्कूल के बच्चे सारे लोग अपना स्पीकर ऑफ रखेंगे क्योंकि मैं जो है लाइव यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7। मुझको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, शायद नई पुस्तक में अध्याय 7 जिसका नाम आरेख है कक्षा 8वीं का, वो अब नहीं है, लेकिन अब चूँकि मेरे पास जो पुस्तक है उसमें है तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो पिछली क्लास के बाद मैंने जो वीडियोस डाले थे यूट्यूब के, जो लिंक मैंने भेजे थे मेरे स्कूल के बच्चों के लिए, बाकी बचे हुए पार्ट को वैसे ही पढ़ते जाना। इसका भी दूसरा भाग भेजूंगा तो मैं पार्ट कंप्लीट मानूंगा क्योंकि उसको आप लोग बार बार देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 7 आरेख। तो आरेख, इस पाठ में आरेख मतलब समझ लीजिए आप, जैसे ग्राफ में हम ग्राफ पेपर में जब हम कोई मतलब दिए गए आंकड़ों के आधार पर कोई दंड आरेख खींचते हैं या फिर वृत्त चित्र खींचते हैं तो वही क्या होता है, आरेख होता है, ठीक है। ग्राफ पेपर का उपयोग होता है आरेख खींचने के लिए, ठीक। अब इस पाठ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसी समतल में किसी बिंदु के स्थिति निर्देशांक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको समझा रहा हूँ किसी समतल में, ठीक है। तो समतल कोई भी हो सकता है, ये फर्श एक समतल हो सकता है, ये बोर्ड एक समतल हो सकता है, एक दीवार एक समतल हो सकता है, ये समतल है में स्थित किसी बिंदु। तो इस समतल में मान लेते हैं कोई एक बिंदु है, ठीक है। तो इस बिंदु के स्थिति निर्देशांक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थिति माने समझते हो कि ये कहाँ पर है, वो उसकी स्थिति हुई। निर्देशांक माने निर्देशित करने वाले अंक, निर्देशित करने वाले अंक। तो किसी बिंदु का स्थिति निर्देशांक का क्या मतलब हुआ, किसी बिंदु की स्थिति को, कहाँ पर उसकी स्थिति को, किसी बिंदु की किसी समतल में जो स्थिति है उस स्थिति को बताने वाले जो अंक होते हैं वही क्या कहलाता है, उस बिंदु का स्थिति निर्देशांक। मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी समतल में अगर कोई बिंदु है, मान लेते हैं हम इसका नाम P है। आप लोग 6वीं कक्षा में ही पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु को जो है, मेरे वीडियोस में भी सारी चीज़ें हैं, ज्यामिति का पहला वीडियो जाके देख सकते हैं। किसी बिंदु को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बिंदु P है। इस बिंदु की स्थिति को बताने वाले जो अंक होंगे वही इसके क्या कहलाएंगे, स्थिति निर्देशांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्थिति निर्देशांक कहलाएंगे। इसको अगर एकदम चालू भाषा में अगर समझना है, किसी बिंदु का स्थिति निर्देशांक मतलब उस बिंदु का एड्रेस, उस बिंदु का पता। जैसे हमारे घर का पता होता है, आप सभी के घर का पता है, वैसे ही किसी बिंदु के स्थिति निर्देशांक का मतलब है उस बिंदु का पता, एड्रेस, ठीक है। अब इस बिंदु का एड्रेस या स्थिति निर्देशांक कैसे करके हम पता लगाएंगे, है ना, कैसे करके निर्धारित करेंगे वो देखते हैं। अब हम लोग जब अपने घर का पता लिखते हैं, तो जैसे मैं अपने घर का पता लिखता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ कि हाउस नंबर इतना इतना इतना, है ना, सन सिटी, सूर्य मंदिर के पास लिखता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, सूर्य मंदिर के पास लिखता हूँ। अब आपको और एक एड्रेस बता रहा हूँ। मान लेते हैं किसी राम जी भाई का एड्रेस है। तो राम जी भाई का एड्रेस है, मान लो सुभाष चंद्र बोस वार्ड, ठीक है, और दुग्ध भंडार के सामने, दुग्ध भंडार के सामने, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी अग्रवाल जी का पता है, उन्होंने बताया कि राजमहल परिसर दंतेश्वरी मंदिर के पीछे, दंतेश्वरी मंदिर के पीछे, फिर आगे शहर का नाम आदि आदि। ये सारी चीज़ें उन्होंने, ये किसी किसी लोगों का एड्रेस में है। तो हर एड्रेस में देखिए
बाकी एड्रेस के हिस्से के साथ साथ ये एक शब्द आया सूर्य मंदिर के पास। दूसरे एड्रेस में आया पारा मोहल्ला का नाम लिखा है, साथ में ये एक बात आई दुग्ध भंडार के सामने। अब ये एक एड्रेस में जो है ये एक भाग आया दंतेश्वरी मंदिर के पीछे। अब मान लेते हैं मैं अपने एड्रेस की बात करूं तो मेरा सन सिटी खूब बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पर करीब 400 घर हैं। अब अगर मैं किसी को ये भाग नहीं बताऊं कि मेरा घर सूर्य मंदिर के पास है अपने पते में, तो वो जो पता ढूंढने वाला कभी आएगा, मेरा घर ढूंढने वाला, चाहे वो मेरा कोई मेहमान हो या मेरे घर पे कोई चिट्ठी पत्री आ रही हो, पोस्टमैन ढूंढने आएगा, तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि उसको ये पूरे 400 घरों के में लगभग जो है जा के पूछना पड़ेगा कि ये शैलेंद्र देवांगन जी का घर कहाँ पर है। वैसे ही अगर इस एड्रेस में मान लेते हैं सुभाष चंद्र बोस वार्ड में किसी सज्जन का घर है जिनका एड्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सुभाष चंद्र बोस वार्ड में करीब 4000 घर हैं, तो कैसे करके जानेगा वो। तो जब हम किसी एड्रेस में एक ऐसे लाइन का, ऐसे जगह का उल्लेख कर देते हैं जिससे उस पारा मोहल्ला के भीतर एक स्थान निर्धारित हो जाता है कि उसी जगह के आसपास ही जिस आदमी का हम एड्रेस ढूंढ रहे हैं उसका घर है, तो ऐसे पॉइंट को, ऐसी जगह को अंग्रेजी में बोला जाता है लैंडमार्क। क्या बोला जाता है? लैंडमार्क बोला जाता है। ठीक है, लैंडमार्क बोला जाता है। ये सब लैंडमार्क हो गए, माने ये एग्जैक्ट किसी का पता बताने के लिए जो है एक समझ लीजिए सापेक्षिक बिंदु है, माने इसी के आसपास अब उस आदमी के बाकी पते के आधार पर, उसके नाम के आधार पर, घर के नंबर के आधार पर ढूंढने वाला ढूंढेगा। मेरा एड्रेस ढूंढने वाला आएगा तो अब वो सूर्य मंदिर के आसपास के ही घरों में पूछेगा कि भाई ये शैलेंद्र देवांगन जी का घर कौन सा है जिनका घर नंबर 266 है। इस आदमी के घर के पास जाएगा तो सुभाष चंद्र बोस वार्ड में उसको पता है कहाँ किसको ढूंढना है, उसको दुग्ध भंडार को ढूंढना है। तो दुग्ध भंडार के सामने लिखा है, दुग्ध भंडार पहुंचेगा, वो लैंडमार्क हो गया उस आदमी के एड्रेस का। सामने पूछेगा भैया ये अग्रवाल जी का मकान कौन सा है करके, तो उसको आसानी से मिलेगा। वैसे इस जगह पे दंतेश्वरी मंदिर के ठीक पीछे जाके पूछेगा। तो हम जब भी अपना एड्रेस देते हैं, हर आदमी, वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, गांव का हो, शहर का हो, चाहे किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाला आदमी हो, अपने एड्रेस में हमेशा एक लैंडमार्क जरूर बताता है। तो वैसे ही जब हम किसी बिंदु के स्थिति निर्देशांक बताते हैं, तो मैंने एकदम चालू भाषा में क्या बताया, किसी बिंदु का स्थिति निर्देशांक माने उस बिंदु का पता। क्या? उस बिंदु का पता। तो जब हम इस बिंदु का पता बताएंगे या किसी बिंदु का स्थिति निर्देशांक बताएंगे, तो जैसे आदमियों के एड्रेस में एक लैंडमार्क होता है, वैसे ही हमको एक लैंडमार्क की जरूरत पड़ेगी उस बिंदु के एड्रेस को बताने के लिए, उस बिंदु के स्थिति निर्देशांक को बताने के लिए। और वो लैंडमार्क क्या है? मूल बिंदु। वो लैंडमार्क क्या है? मूल बिंदु। और ये मूल बिंदु क्या है इसको समझते हैं। तो किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए जिस समतल में वो बिंदु स्थित है, उस बिंदु में दो अक्षों की कल्पना की गई है। दो अक्षों की कल्पना की गई है। एक अक्ष जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है? क्षैतिज होता है, माने एकदम ऐसा सीधा, आड़ी सीधा, इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। क्या बोलते हैं? क्षैतिज अक्ष। क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये क्षैतिज अक्ष की कल्पना की गई है और इसको नाम दिया गया है एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष। और इसी के साथ साथ एक ऊर्ध्वाधर अक्ष की भी कल्पना की गई है जो क्षैतिज अक्ष पे पूर्णतः लंब होता है। एक ऊर्ध्वाधर अक्ष, ये ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है किसी क्षैतिज पे लंबवत होना। तो ये दोनों के बीच लंबवत है, माने दोनों के बीच 90 अंश का कोण है। तो किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए हमको जो लैंडमार्क की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए वो लैंडमार्क रहेगा मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु को समझने के लिए, उस बिंदु के एड्रेस को बताने के लिए जिस समतल में वो बिंदु स्थित है, दो अक्षों की कल्पना की जाती है। एक क्षैतिज अक्ष जिसको एक्स अक्ष के नाम से नाम दिया जाता है, और इस क्षैतिज अक्ष पे जो 90 अंश का कोण बनाने वाला एक ऊर्ध्वाधर अक्ष की कल्पना की जाती है। इसे कहा जाता है वाय अक्ष। इसे कहा जाता है वाय अक्ष।
अब ये जो क्षैतिज अक्ष है x और ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है y, इन दोनों का जो कटान बिंदु होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है, इसे ही कहा जाता है मूल बिंदु, इसे ही कहा जाता है मूल बिंदु। अब ये जो बिंदु है कटान बिंदु, इसकी x अक्ष से कितनी दूरी है? इस मूल बिंदु की x अक्ष से कितनी दूरी है? ये x अक्ष में ही है ना, तो x अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी? शून्य होगी। तो x अक्ष से इसकी दूरी क्या है? शून्य है। अब इसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है? ये बिंदु तो x अक्ष पे भी है और y अक्ष पे भी है। देखो ये जो बिंदु है, ये बिंदु x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु पर है, मतलब ये बिंदु x अक्ष और y अक्ष दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है, मतलब दोनों रेखाओं पर, दोनों अक्षों पर जो है ये बिंदु स्थित है। तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या हो गई? शून्य, और इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या हो गई? शून्य, क्योंकि y अक्ष पे ही रखा हुआ है, तो इसकी दूरी y अक्ष से भी शून्य हो गई। तो ये मूल बिंदु के स्थिति निर्देशांक हुए, ये मूल बिंदु का स्थिति निर्देशांक हुआ 0 0। अभी और क्लियर करूँगा। तो ये मूल बिंदु हुआ और इसकी स्थिति क्या हुई? इसकी स्थिति को बताने वाले अंक, इसके निर्देशांक क्या है? 0 0 है। तो जब भी हम किसी बिंदु का स्थिति निर्देशांक बताते हैं तो उसमें 2 अंक रहेगा। इसी तरीके से कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ 2 अंक रहेगा, पहला अंक और ये दूसरा अंक। ये मूल बिंदु के लिए मैंने लिखा हुआ है, दोनों अंक इसके क्या हैं? 0 0 हैं। क्यों 0 0 हैं? क्योंकि ये जो पहला अंक है ये उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? x निर्देशांक कहलाता है। और किसी बिंदु का जो x निर्देशांक है उसका मतलब होता है कि उस बिंदु की x अक्ष से दूरी, उस बिंदु की x अक्ष से दूरी। तो चूंकि इस मूल बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है? 0 है, इसलिए इस मूल बिंदु का x निर्देशांक कितना हुआ? 0 हुआ। अब जो दूसरा अंक लिखा रहता है किसी बिंदु के स्थिति निर्देशांक में, वो कौन सा होता है? उसका y निर्देशांक होता है। इसको क्या बोलते हैं? y निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, पहला x निर्देशांक और y निर्देशांक। तो x निर्देशांक को भुज भी बोलते हैं और कोटि भी बोलते हैं। तो ये दो नाम याद रखना, आसान होगा। x निर्देशांक और y निर्देशांक याद रखना, और x निर्देशांक को भुज बोलते हैं और y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो अब इस मूल बिंदु का जो y निर्देशांक या कोटि है वो 0 क्यों है? क्योंकि इसके y निर्देशांक, किसी बिंदु के y निर्देशांक का मतलब होता है उस बिंदु की y अक्ष से दूरी, है ना। तो y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? मूल बिंदु की 0 है, इसलिए इसका y निर्देशांक भी क्या हुआ? 0 हुआ। इस प्रकार अगर किसी बिंदु का निर्देशांक अगर 3 5 है तो 3 क्या हो जाएगा? उस बिंदु का x निर्देशांक, अर्थात उस बिंदु की x अक्ष से कितनी दूरी है ना। यानी अब यहाँ इसको यहाँ सुधार करना पड़ेगा। उस बिंदु की मूल बिंदु से x दिशा में कितनी दूरी पर है वो बिंदु, वो हो गया। अब ये जो 5 है उस बिंदु का y निर्देशांक होगा, और ये क्या होगा? उस बिंदु का मूल बिंदु से y अक्ष की दिशा में जो दूरी होगी वो उसका y निर्देशांक होगा। तो ये हुआ मूल बिंदु, जो कि एड्रेस में, जैसे आदमी लोगों के एड्रेस में लैंडमार्क होता है, वैसे ही किसी बिंदु के निर्देशांक बताने के लिए ये जो मूल बिंदु है जिसके कि निर्देशांक 0 0 होते हैं, वो क्या हो जाएगा? एक लैंडमार्क की तरह काम करेगा। अब एक बिंदु है, मान लेते हैं P, और इस बिंदु का हमको क्या निकालना है? स्थिति निर्देशांक निकालना है। किसके सापेक्ष? इस मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है ना। इसकी तुलना में, जैसे वहाँ पर सूर्य मंदिर की तुलना में मेरे घर का एड्रेस हमने ढूंढा, हमने दंतेश्वरी मंदिर के पीछे की तुलना में किसी आदमी का घर ढूंढा था, या जैसे हमने दुग्ध भंडार के सामने बोला, तो ये दुग्ध भंडार, सूर्य मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर, ये इनके सापेक्ष हमने उन व्यक्तियों के एड्रेस को ढूंढा था। वैसे ही यहाँ मूल बिंदु के सापेक्ष हम हर इस समतल में जो भी बिंदु होगा उसके एड्रेस को या उसके स्थिति निर्देशांक को ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, कैसे बनाएंगे, वो सीखेंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस बिंदु P से इस x अक्ष पर एक लंब डालेंगे। लंब डालने का मतलब जानते हो?
कि जो लंब डालते हैं वो इस एक्स अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। लंब कैसे खींचते हैं वो तुम लोग 6वीं में सीखे होगे, वो भी जब कभी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा लंब कैसे खींचते हैं किसी रेखा पे। लेकिन ये मान लो कि हम किसी रेखा पे लंब खींचते हैं, मतलब उस रेखा पे 90 अंश बनाने वाला एक दूसरी रेखा या रेखाखंड खींच देते हैं। तो हम इस बिंदु से एक्स अक्ष पर क्या किए, एक लंब खींच दिए, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष पर हमने एक लंब खींचा, ठीक है। और इसी बिंदु से y अक्ष पर भी हमने एक लंब खींचा, y अक्ष पर भी हमने एक लंब खींच दिया। तो जिस बिंदु का स्थिति निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, हमको ये पता लगाना है, हमको ये करना है कि उस बिंदु से x अक्ष पर एक लंब खींचे और उस बिंदु से y अक्ष पर हमने एक लंब खींच दिया। अब ये जो लंब था जो हमने x अक्ष पे खींचा, मान लेते हैं इस बिंदु पे काटता है x अक्ष को और ये दूसरा इस बिंदु पे काटता है। अब देखना है हमको कि ये वाला जो बिंदु है, जो ये कौन सा बिंदु है, जो हमारा जिस बिंदु P का स्थिति निर्देशांक निकालना है, वहाँ से जो हमने लंब डाला हुआ है, वो जो लंब है x अक्ष को काटता है, वो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है हमको पता लगाना है। तो x अक्ष में ऐसे ग्राफ बने रहते हैं, देखना यहाँ 1 सेंटीमीटर का निशान लाइनें रहती हैं, फिर ये सब 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे रहते हैं, ठीक है। ऐसी लाइनें रहती हैं, फिर इस जैसे स्केल में रहता है बारीक लाइनें, बीच बीच में बारीक लाइनें रहती हैं जो 1-1 मिलीमीटर की दूरी पर होते हैं। तो ये कितने दूरी पर है, मूल बिंदु से x अक्ष की दिशा में 1 2 3 4। तो इस बिंदु की x अक्ष की दिशा में कितनी दूरी हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4। अब इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष से दूरी कितनी है, किस दिशा में, y अक्ष की दिशा में। तो इधर भी जो है लाइन 1-1 सेंटीमीटर में बने रहती हैं, तो ये 1-1 सेंटीमीटर में लाइन हम बना देते हैं 1-1 सेंटीमीटर में। तो 1 2 3, ठीक है। तो 3 इकाई की दूरी पर है ये बिंदु। देखो समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, माने जो हमने x अक्ष पे लंब खींचा था, उस लंब और x अक्ष के बीच के कटान बिंदु और मूल बिंदु की दूरी कितनी हुई, 4 इकाई हुई या 4 सेंटीमीटर हुई। तो इस बिंदु का x निर्देशांक कितना हो गया, 4। अब इस बिंदु से y अक्ष पे हमने जो लंब खींचा था, वो y अक्ष की दिशा में मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, 1 2 3 इकाई या 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस बिंदु का y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात इस बिंदु P का जो स्थिति निर्देशांक है वो क्या हुआ, 4 3 हुआ। क्या हुआ, 4 3 हुआ। अब एक और उदाहरण से बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस दिशा में x अक्ष धनात्मक होता है, इस दिशा में y अक्ष धनात्मक होता है। मूल बिंदु के बाईं तरफ x अक्ष में जो भी दूरी नापेंगे ऋणात्मक होगा, और मूल बिंदु के नीचे की तरफ y में जो भी दूरी नापेंगे वो क्या होगा, ऋणात्मक। माने मूल बिंदु से दाईं तरफ x की दिशा में जाएंगे तो धन लेंगे दूरी, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे y अक्ष की दिशा में तो दूरी धन लेंगे, मूल बिंदु से बाएं तरफ जाएंगे x अक्ष की दिशा में तो इसको x डैश लिख दो तो ये ऋणात्मक, और जब मूल बिंदु से नीचे जाएंगे y अक्ष या y डैश की दिशा में तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलो एक बिंदु और ढूंढते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक बिंदु है, मान लेते हैं x एक बिंदु है ये पास, इसका हमको स्थिति निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक लंब खींच दिया, चलो x लिखेंगे तो ये x गड़बड़ होगा, a बिंदु है। तो a बिंदु से हमने एक लंब डाला x अक्ष पर, और इसी a बिंदु से हमने एक लंब डाल दिया कहाँ पर, y अक्ष पर हमने एक लंब डाल दिया, ठीक है। तो ये लंब जैसा नहीं दिख रहा है, ये हमने लंब डाल दिया y अक्ष पर, ठीक है, यहाँ पर कटा। अब ये जो पहला कटान बिंदु है लंब और x अक्ष का, वो मूल बिंदु से x अक्ष की दिशा में कितना दूर है ये पता लगाने के लिए ग्राफ में पढ़ेंगे। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो इस बिंदु A का जो x निर्देशांक है या भुज है वो कितना हो जाएगा, 4। अब इसका y निर्देशांक या कोटि निकालने के लिए हम ये जो लंब खींचे थे बिंदु A से y अक्ष पे,
तो y अक्ष और उस बिंदु, उस लंब का जो कटान बिंदु है, ये वाला बिंदु है, वो मूल बिंदु से y अक्ष की दिशा में कितना दूरी पर है उसको देखते हैं। तो ये 1 और ये 2, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस बिंदु A का जो है स्थिति निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि चलो अब ये जो x अक्ष है और y अक्ष है, जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो 4 भागों में बढ़ जाता है समतल। समतल कितने भागों में बढ़ जाता है, 4 भागों में बढ़ जाता है। देखो 4 भाग में बटा हुआ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ठीक है। इस दिशा में मूल बिंदु से इस दिशा में दूरी को कैसे नापेंगे, धनात्मक। मूल बिंदु से इस दिशा में दूरी कैसे नापेंगे, धनात्मक। अब x के उधर दिशा में धनात्मक नापे तो मूल बिंदु से इस दिशा में दूरी कैसे नापेंगे, ऋणात्मक। ऊपर धनात्मक दूरी थी तो नीचे जब हम जाएंगे y अक्ष में नीचे की तरफ ऋणात्मक। तो अब ये 4 भागों में बढ़ गया है समतल। प्रत्येक भाग को कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो ये एक चतुर्थांश हुआ। ठीक है। इसको कैसे बोलेंगे, x o, इसको मूल बिंदु का नाम हम o दे देते हैं, तो x o y चतुर्थांश बोल सकते हैं इसको। ठीक है, x o y चतुर्थांश। ठीक। वैसे ही ये दूसरा चतुर्थांश हुआ, तो ये प्रथम चतुर्थांश हुआ, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश हुआ। कौन सा, ये वाला चतुर्थांश। ठीक है। यहाँ पर x दूरी धनात्मक भी रहेगी और y दूरी भी क्या रहेगी, धनात्मक। ये द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है। कुल 4 चतुर्थांश होंगे, द्वितीय चतुर्थांश है। और द्वितीय चतुर्थांश में आइए देखिए, यहाँ पर y क्या रहेगा, धनात्मक, लेकिन x क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो x जो है इस तरफ ऋणात्मक हो जाएगा और y क्या रहेगा, धनात्मक। तो किसी बिंदु का निर्देशांक अगर प्रथम, कोई बिंदु अगर प्रथम निर्देश चतुर्थांश में है तो उसका x निर्देशांक भी धन और y निर्देशांक भी क्या रहेगा, धन। अगर कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है तो इसका x निर्देशांक क्या रहेगा, ऋण, और y निर्देशांक क्या रहेगा, धन रहेगा। तीसरे चतुर्थांश में आते हैं, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश क्या हो जाएगा, x डैश o y डैश, तृतीय चतुर्थांश। यहाँ पर क्या रहेगा, x कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। x कैसा रहेगा, x के तरफ दूरी ऋणात्मक रहेगी और y की दिशा में दूरी क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। तो y की दिशा में दूरी ऋणात्मक रहेगी। तो यहाँ पर कोई निर्देशांक रहेगा तो उसका x निर्देशांक के सामने ऋण चिन्ह रहेगा और y निर्देशांक के सामने ऋण चिन्ह रहेगा। अब चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं या चौथे चतुर्थांश में आते हैं। ठीक है, चतुर्थांश में आते हैं तो अब देखो यहाँ पर कोई बिंदु रहेगा। ठीक है, मान लो ये यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक, चतुर्थांश में। तो इसके लिए x के तरफ जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। ठीक है, और y के तरफ जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। ठीक है, तो इस चतुर्थांश में कोई बिंदु रहेगा, उसका x निर्देशांक धनात्मक रहेगा और y निर्देशांक क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो इसको अगर याद करना है तो ऐसा याद रखो, धन धन तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा ऋण ऋण, और ये ऋण धन तो ये धन ऋण। ऐसा याद नहीं करना है तो ये अपने आप बता देगा। ये इस भाग में x क्या होता है, धनात्मक, y क्या होता है, धनात्मक। दोनों निर्देशांक क्या होंगे, धन धन चिन्ह वाले होंगे। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ देखो x कैसा होगा, इस तरह ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा x निर्देशांक। y कैसा होगा, धनात्मक, धन। तो यहाँ पर इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु होंगे उनका x निर्देशांक होगा ऋणात्मक, y निर्देशांक होगा धनात्मक। वैसे यहाँ पर आ जाइए, इधर x कैसा रहेगा, ऋणात्मक, y भी कैसा रहेगा, ऋणात्मक। तो इस तीसरे चतुर्थांश में कोई भी बिंदु रहेगा तो उसके स्थिति निर्देशांक के सामने ऋण ऋण चिन्ह रहेंगे। चौथे में आइए, इस तरफ जाके देखिए तो x निर्देशांक धनात्मक और इधर दिशा में y निर्देशांक ऋणात्मक रहेगा। चतुर्थ में क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांकों के सामने धन और y के सामने ऋण चिन्ह लगा हुआ रहेगा। तो ये हुआ
चतुर्थांश हुआ। चतुर्थांश क्या हुआ, एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी समतल को 4 भाग में बांटते हैं, प्रत्येक को क्या कहते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, हर जगह पे चिन्ह कैसे होंगे वो मैंने बता दिया। मैंने किसी बिंदु के स्थिति निर्देशांक को भी आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। अब फिर से एक बार आ जाते हैं किसी बिंदु के निर्देशांक पे। अब उसका और ज़्यादा हम विश्लेषण करते हैं। तो एक बिंदु P है, मान लो उसका निर्देशांक 3, 4 है। तो इसका क्या मतलब होगा कि इस बिंदु P से जो x अक्ष पे लंब डाले हैं, वो लंब और x अक्ष के बीच का जो कटान बिंदु है वो कितनी दूरी पर होगा, 3 इकाई की दूरी पर। और इस बिंदु P से जो हम y अक्ष पे लंब डालेंगे, तो ये y अक्ष और लंब के बीच का जो कटान बिंदु है, ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर होगा, 4 इकाई की दूरी पर होगा। तभी इसका निर्देशांक क्या था, 4 था। तो इस बिंदु का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक 3, 4 था। अब इसको सरल भाषा में मेरा अपना तरीका है समझने का। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, किसी बिंदु P का निर्देशांक अगर 3, 4 है, इसका ये मतलब है कि हम उस बिंदु तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो हम कैसे चलेंगे, मूल बिंदु से 3 इकाई, मूल बिंदु से 3 इकाई, मूल बिंदु से 3 इकाई। तो मूल बिंदु से 3 इकाई पहुँचे तो यहाँ पर आ गए, वहाँ से y, देखो इसको मूल बिंदु से x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में कितनी इकाई, 3 इकाई। मूल बिंदु से x अक्ष की दिशा में 3 इकाई चले, फिर वहाँ से माने इस बिंदु से 3 इकाई आने के बाद जहाँ पहुँचे, वहाँ से y अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में, ठीक है, y अक्ष की दिशा में कितनी इकाई, 4 इकाई, 4 इकाई चलने पर हमको ये बिंदु P मिलेगा। तो यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 3, 4 हैं तो उसका क्या मतलब है कि वह बिंदु का कहाँ मिलेगा, मूल बिंदु से x अक्ष की दिशा में 3 इकाई चले और उस जगह से y अक्ष की दिशा में धन y, दोनों धन धन है ना, तो धन x अक्ष की दिशा में 3 इकाई चले और वहाँ से धन y अक्ष की दिशा में 4 इकाई चलेंगे तो ये बिंदु P मिलेगा। यहाँ से 3 इकाई चले धन x अक्ष की दिशा में और यहाँ से धन 4, ये धन 4 हुआ ना, ये 4 इकाई दूरी है। वो ये एक वर्ग या आयत बनेगा तो ये 4 इकाई है, तो ये भुजा भी कितने की होगी, 4 इकाई की होगी। तो इस बिंदु से 4 इकाई धनात्मक दिशा में चलने पे हमको वो बिंदु मिलेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई बिंदु है Q, तो यहाँ पर x निर्देशांक ऋण होगा, तो ऋण 5 और y निर्देशांक धन होगा। तो अगर इस द्वितीय चतुर्थांश में कोई बिंदु है, उसका निर्देशांक ऋण 5, 4 है, इसका यह मतलब है कि मूल बिंदु से ऋण x अक्ष की दिशा में 5 इकाई दूरी चले और उस जगह से फिर धन, यहाँ धन है ना, धन y अक्ष की दिशा में 4 इकाई दूरी चले तो ये बिंदु Q मिलेगा। यहाँ पर दोनों ऋण ऋण होंगे तो मान लेते हैं ऋण 1 और ऋण 7 कोई बिंदु है, मान लेते हैं R, ये बिंदु है। तो इस बिंदु का निर्देशांक अगर ऋण 1 ऋण 7 है, इसका ये मतलब है कि इस बिंदु तक हम कैसे पहुँचेंगे, मूल बिंदु से ऋण x अक्ष की दिशा में 1 इकाई दूरी चलेंगे, ये 1 इकाई यहाँ तक आए, फिर वहाँ से जो है ऋण y की दिशा में, ऋण है ना, ऋण y अक्ष की दिशा में 7 इकाई चलेंगे तो बिंदु R हमको मिलेगा। यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं 6 ऋण, ये धनात्मक होगा और 6 ऋण 10, ये एक बिंदु है। तो इसका क्या मतलब है, ये बिंदु S है। तो इस बिंदु तक पहुंचने का क्या तरीका है कि हम मूल बिंदु से धन x अक्ष की दिशा में 6 इकाई चलेंगे, फिर वहां से ऋण y अक्ष की दिशा में कितनी चलेंगे, 10 इकाई चलेंगे तो वो बिंदु हमको मिलेगा। तो इस प्रकार जो है आज आप लोगों ने सीखा किसी बिंदु का स्थिति निर्देशांक क्या है, उस बिंदु का स्थान बताने वाले अंक उसका स्थिति निर्देशांक कहलाते हैं, जिसको हमने चालू भाषा में क्या माना, उसका एड्रेस माना। अब उस स्थिति निर्देशांक को हम
किसके सापेक्ष बताते हैं? लैंडमार्क कौन हुआ था? मूल बिंदु हुआ था। अब ये मूल बिंदु कौन था? हम हर समतल में, कोई भी समतल हो, अभी ये बोर्ड समतल है, इसमें एक क्षैतिज अक्ष एक्स अक्ष की बात करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई अक्ष की बात करते हैं। दोनों जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसी को हम मूल बिंदु मानते हैं। इस मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये मूल बिंदु एक्स अक्ष से भी 0 दूरी पर है और वाई अक्ष से भी 0 दूरी पर है, क्योंकि ये दोनों अक्षों पर शामिल है। अब इस मूल बिंदु के सापेक्ष ही हम इस समतल में स्थित किसी भी बिंदु के स्थिति निर्देशांक का क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। और उसके लिए ये 4 भागों में बढ़ जाता है। कौन सा? हमारा ये निर्देशाक्ष है ना, ये दोनों मिलके 4 चतुर्थांश में बांट देते हैं। इस तरफ जो है x धन, इस तरफ y धन, इधर x ऋण, इधर x ऋण होता है। तो यहाँ पर जो भी बिंदु रहेगा उसका निर्देशांक धन धन रहेगा, यहाँ पर जो बिंदु रहेगा उसका निर्देशांक ऋण धन रहेगा, यहाँ पर जो बिंदु रहेगा उसका निर्देशांक ऋण ऋण रहेगा, और इस चतुर्थांश में जो बिंदु रहेगा उसका स्थिति निर्देशांक x धनात्मक और y क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे जो है अगले वीडियोज में सीखेंगे। बच्चे अगले सप्ताह क्लास लेने से पहले मैं वीडियोस डालूंगा, बाकी भाग तुम लोग वहाँ से सीख लेना, ठीक है। इसी तरीके से हम पाठ को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए बच्चों को धन्यवाद नहीं दूंगा, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करें और उसको शेयर करें, और अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। थैंक यू।